नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पर बवाल हुआ है। अवैध निर्माण पर चला सरकारी बुलडोजर। आगजनी और पथराव में 100 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश सरकार ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया। इंटरनेट सेवाओं को भी अग्रिम आदेशों तक बंद किया गया है। डीएम एसएसपी ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किस तरह से आगजनी की गई है। पुलिस वैन हो, जिप्सी हो, गाड़ी हो, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की गई है। इसी के साथ जो मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे इस पूरे घटना को कवर करने के लिए, उनकी गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें हल्द्वानी में क्यों भड़की हिंसा की, तो लगातार तस्वीरों के जरिए तो आपको न्यूज इंडिया दिखा ही रहा है। साथ ही देखिए यहाँ पर कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए हैं और अधिकारियों के घायल होने के बाद अब इस मामले में जांच चल रही है। बीते रात हल्द्वानी में हिंसा भड़की थी। बनभूलपुरा इलाके में नजूल भूमि पर मदरसे और मस्जिद को बनाया गया था और उसी जमीन को, यानी कि 2 एकड़ भूमि को नजर भूमि बताते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। भूमि को अपने कब्जे में लेते हुए निगम ने पक्का निर्माण ढा दिया। 29 जनवरी को मदरसे और धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा गया। दूसरे दिन भी एक टीम ने मौके पर पहुंचकर तारबंदी की थी। अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 1 फरवरी तक निर्माण हटाने के लिए कहा गया था। 1 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 3 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम कार्यालय पर पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। अधिकारियों ने 4 फरवरी की सुबह 6 बजे अतिक्रमण तोड़ने का फैसला किया और 4 फरवरी को कार्रवाई के लिए वहां पर महिलाएं मलिक का बगीचा के पास दुआएं पढ़ने बैठ गई। प्रशासन की एक टीम ने रात में मदरसा और धार्मिक स्थल को सील कर दिया और इसके बाद आगे कार्रवाई का जो निर्णय है वो लिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस कर्मियों पर भीड़ ने पथराव कर दिया और इस दौरान माफ कीजिएगा, दंगाइयों ने प्रशासन और पुलिस के वाहनों में आग तक लगा दी, जिसकी तस्वीरें लगातार आप सुबह से देख रहे हैं। रास्ते बंद कर पुलिस और प्रशासन की टीम को रोकने की कोशिश की गई। दंगाइयों ने पुलिस की सिटी पेट्रोल कार और नगर निगम का ट्रैक्टर फूंक दिया। पत्थरबाजी में पुलिस के दर्जनों अफसर समेत 200 से ज्यादा जवान उपद्रवी द्वारा हमले में घायल हो गए। उपद्रवियों ने घटना कवर करने पहुंचे पत्रकारों को भी अपना निशाना बना लिया। हमारा मंतव्य है कि जितना ज़्यादा समय दिया जाता उतना ज़्यादा प्रिपरेशन बढ़ती और उतना ज़्यादा हल्द्वानी में
और ज़्यादा जनहानि और संपत्ति की हानि के हालात उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती, क्योंकि आज नहीं तो कल नगर निगम को, प्रशासन को अपनी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराना ही था और विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हमने करी है। कंप्लीट करने के बाद ही डिमोलिशन ड्राइव शुरू करे हैं। किसी भी जगह पर अचानक से हमने कोई एक्टिविटी शुरू नहीं करी। जो मॉब था वो इस स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो हमने जितना वीडियोस में देखा, हमने जितना महसूस करा, वो अथॉरिटीज को अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इट वाज नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट मशीनरी, इट वाज अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटीज, इट वाज अगेंस्ट सिंबल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी। थाना, ये थाने को जो अटैक करने वाली चीज थी, ये स्टेट के जो सिंबल्स होते हैं, सिस्टम के जो सिंबल्स होते हैं, को अटैक करने की एक तरह से कोशिश थी। ये कम्युनल नहीं था, ये स्टेट मशीनरी के ऊपर एक तरह का ये प्रयास था कि हम लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर। जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं और जो भी वहां पर डेथ हुई है, उसका सीधा सा रीजन मॉब के द्वारा स्टेट को चैलेंज करना है, थाना और पुलिस और प्रशासन के ऊपर जानलेवा हमला करना है। इसके क्रम में वहां बचाव में ये फोर्स यूज हुआ है। अगर घायलों की संख्या हम देखा जाए तो 2 डेड बॉडीज अभी जो है एसटीओ में मिली है, तो 2 डेथ है जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डेथ किससे हुई है, जिनका पोस्टमार्टम होगा। कैलिबर हम देखते हैं कि किस कैलिबर से, कौन से वेपन से गोलियां चली, उसके बाद पता लगेगा। 3 इंजर्ड और आए हैं। 3 इंजर्ड में से एक जो है उसको गनशॉट इंजरी है और बाकी 2 जो है उनको गनशॉट इंजरी नहीं है। तो हम वो भी चेक कर रहे हैं कि उन लोगों को इंजरी कहां से हुई है, किससे हुई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का और उपद्रवियों का हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत नियर प्रोक्सिमिटी में किसी का भी एक दूसरे से मुकाबला नहीं हुआ। तो ऐसी कोई इंजरी जो बॉडी पे किसी शार्प वेपन से आई है या किसी धारदार हथियार से आई है, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से आई है, वो पुलिस प्रशासन के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की वजह से नहीं हुई है। अभी के हालात जो है सामान्य है। जो ये हल्द्वानी शहर है उसमें शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं। फोर्स जो है उसकी 5 कंपनी जो है पैरामिलिट्री की आई है, 5 कंपनी पीएससी की आ रही है। इसके अलावा जो हमारा जिले का फोर्स है और कुमाऊं परिक्षेत्र से लगभग 400 के आसपास पुलिस कर्मचारी और लगे हुए हैं। तो अगर देखा जाए तो हल्द्वानी शहर में इस टाइम लगभग 1100 के आसपास पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई। तो वहीं हल्द्वानी मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला है, सुनिए। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए किसी भी धार्मिक स्थल को या किसी के शैक्षणिक स्थल को सारी कार्रवाइयों के बाद सभी पक्षों से बात करके उसको ढहाए। अशांति और हिंसा दोनों अस्वीकार्य है। हमारे समाज में हम असहमत हो सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अपना किसी को अधिकार नहीं है। इसके साथ साथ सरकार को भी संयम बरतना चाहिए। हल्द्वानी में पिछले वर्ष भी समस्या रही है, लेकिन अब ये करेंगे ही, इसलिए कि चुनाव करीब है। तो इसके द्वारा एक मैसेज भेजने का काम करते हैं कि देखो मुसलमानों को हम टाइट कर रहे हैं, ताकि लोग रोजगार का, शिक्षा, स्वास्थ्य सब बातों से उनका ध्यान बट जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। वहीं हल्द्वानी के मलिका बगीचे में मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी और आगजनी की। हल्द्वानी के वर्तमान हालात की जानकारी बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज इंडिया को खास बातचीत के दौरान दी है, सुनिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मजार गिराने गई पुलिस प्रशासन की टीम में एक तरफ पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल हैं। इस वक्त वहां के हालात क्या हैं वो हमें बताएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी उत्तराखंड दुष्यंत गौतम जी। सर, इस वक्त कैसे हालात हैं वहाँ? हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। 24 घंटे के अंदर ही सब कुछ, जो भी प्रशासन ने कदम उठाने चाहिए थे सख्त कदम उठाए गए हैं। कर्फ्यू लगाया गया है, चिन्हित किया जा रहा है जो भी गुनाहगार है, जिसने भी वहाँ पे अतिक्रमण के दौरान, हटाने के दौरान में पत्थरबाजी की है, थाना घेरने की कोशिश की है, पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की है, वाहनों को जलाया गया है। ये मान के चल रहे हैं कि ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिनकी जगह जहाँ पर है वहाँ पर उनको भेजा जाएगा।
सर, आज सुबह डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि ये पूरी तरह से प्लान था। पहले छत पे पत्थर ला के रखे गए थे और जब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई पत्थर फेंकना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि प्रशासन की लापरवाही है? मुझे लगता है कि जो उन्होंने बताया है, जो मैंने भी सुना है उसको, पहले पत्थर कोई नहीं था, उसके बाद में जब ये मालूम पड़ा कि ये कार्रवाई होने वाली है, उसके बाद में उन्होंने सब ऐसा प्लानिंग की है। प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं होता तो बहुत बड़ी घटना घटती। अब लेकिन उनको क्योंकि पुलिस थाने पर आक्रमण किया गया है, वाहन को फूंका गया है, उन पर सब पे कानून कार्रवाई होगी। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एडीजी लैंड ऑर्डर को कई अधिकारियों को भेजा गया है। ऐसे लगता है कि हुजूर थोड़े लेट कर दिए आते आते। नहीं, आते आते लेट नहीं किया। अगर नहीं करते तो आप देखो, अब 24 घंटे के अंदर ही कितना एकदम वहाँ पे शांति और अमन चैन बनी हुई है। प्रशासन अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन दंगा ना हो, किसी बेचारे गैर शरीफ आदमी पे किसी प्रकार का परेशानी ना हो, सब चीज़ें भी देखी जाती है, एक तरफा ही नहीं देखा जाता। लेकिन अतिक्रमण पहले से भी हटाया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ लोगों ने मुझे लगता है कि उनको लगा होगा कि वो सुरक्षित नहीं है, या अपने आप को महसूस किया होगा कि उनको कि भी हमें जो असामाजिक तत्व हैं उनको लगा होगा कि हमें अपना वर्चस्व भी दिखाना चाहिए। वो प्रयास किया गया है, लेकिन मुझे लगता है गलत किया गया है वो। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष नोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया। वहीं हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुई घटना के बारे में पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने जानकारी दी है। घटना के पीछे के लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। एक हल्द्वानी में वनभूलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहां तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुंचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहां भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा एमएचए से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल एमएचए द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। वहीं हल्द्वानी में भड़की हिंसा पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है और हरीश रावत ने साफ तौर पर इस घटना को निंदनीय बताया और इस पर चिंता जताई। सुनिए। की स्थिति से हम सब चिंतित हैं। हल्द्वानी का इतिहास प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का रहा है। हमारा शांत आगे बढ़ता हुआ हल्द्वानी यदि उबल रहा है तो ये चिंता का विषय है। वहीं इसी को लेकर गिरिराज सिंह जो कि केंद्र मंत्री हैं और संजय निषाद अध्यक्ष निषाद पार्टी के हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सुनिए। किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे धार्मिक स्थिति से हो या किसी कारण से हो। उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार सक्षम है। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। करता हूँ और उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से ये जो अतिक्रमण है ये आज नहीं, मुगलों के समय से चला आ रहा है और उसे हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जो सरकारी लैंड है, चाहे वो केंद्र की हो, जनता के लिए है, उसे खाली कराना प्राथमिकता है। लेकिन उसमें कुछ जो उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में देखो जितने भी दहशतगर्द और माफिया थे, जो भी इस तरीके से सारे लोग थे, वो सब खत्म है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि आज उंगली उठा सके और जो भी होगा वो ऐसे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ अधिक तो वहीं चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न और नरसिम्हा राव को मिलेगा भारत रत्न। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा और नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। दोनों
भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा पीएम मोदी की ओर से। और इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दिया है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके खुद इस बात की जानकारी साझा की है। दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया जाएगा, चौधरी चरण सिंह और साथ ही नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा। तो पीएम मोदी की ओर से ये खुद एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न दिया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, दोनों पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया जाएगा। आपको बता दें कि एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। इसके साथ ही नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता आनंद हमें देंगे। आनंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट डाल के जानकारी दी है, पूर्व प्रधानमंत्रियों को अब भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। जी बिल्कुल, अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा ऐलान है जिसमें खुद प्रधानमंत्री ही कहीं ना कहीं अपने पूर्व प्रधानमंत्री को एक सम्मान देंगे। और अगर बात की जाए भारत रत्न, तो ये उन सम्मानों में से एक होता है जहां देश के एलीट या कहीं सबसे सिविलियन में सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसको भारत रत्न दिया जाता है। और कहीं तमाम वो नेता जिनको जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं उनको अगर पीएम ने जब अब बोल दिया तो उसको लेकर आगे कार्रवाई बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर लगातार गुंजाइश लगाते कई दिनों से चल रही थी, कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह से लेकर तमाम नेताओं को जिसमें भारत रत्न देने की बात चल रही थी, जिसके बाद अब खुद प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।